जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का। और आज हम प्रैक्टिस सेट 14 पे बात करेंगे। ये हमारा 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने आपके लिए बहुत बेहतरीन लाजवाब 13 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके वो सब देख लें, आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे प्रश्न हमारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। बहुत लाजवाब प्रश्नों के साथ सब एक एक प्रश्न हम आपके लिए छांट के लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। और हमारा पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार नीति किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1951 में, 1971 में, 1991 में या 2001 में? तो हमारा सही जवाब है 1991 में। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही पूछा जाता है जब भारत में आर्थिक सुधार नीतियां प्रारंभ हुई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और पूछा जाता है उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री ये थे मनमोहन सिंह। ठीक है, ये उस समय वित्त मंत्री थे। ये मनमोहन सिंह बाद में आगे चल के 2004 से 2014 तक 2004 से 14 तक कौन रहे? ये प्रधानमंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री भी रहे, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और पूछी जाती है, ये 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे और पहले सिख प्रधानमंत्री थे, मतलब सिख समुदाय से पहले प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल में। ठीक है, फिर कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र और इसके बाद है कौन सा? यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्रम है। सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। तो यूपी कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। तो सही जवाब हमारा चौथा। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या में क्या क्रम है राज्यों का? भारत के 4 बड़े राज्य जनसंख्या में, ध्यान रखना। पहले स्थान पर है यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है। फिर इसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। ये राज्य हैं जनसंख्या में, ध्यान देना। ये चारों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसको है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का प्रारंभ किसने कराया था? ये भी पता होना चाहिए। तो प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन से सन में? 1199 ईस्वी में इसने प्रारंभ कराया था। और इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। और ये बन के पूरी हुई थी 1230-31 में। ठीक है, ये है प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक, पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। एक चीज़ और पूछी जाती है, इस पे समय समय पर शासकों ने इसकी मरम्मत कार्य भी कराए हैं। जैसे
सबसे पहले मरम्मत किसने कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद किसने कराई थी? इसके बाद बताइए। इसके बाद कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने, और फिर कराई थी सिकंदर लोदी ने। इन लोगों ने समय समय पर उसकी मरम्मत करवाई है। बाकी प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। और डेट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी? योजना का नाम है पीएम पीबीटीजी विकास मिशन, मिष्ठी योजना, पीएम प्रमाण योजना या पीएम वाहिनी योजना। तो जो वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए अभी योजना प्रारंभ की गई हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, और वो योजना का नाम है पीएम प्रमाण योजना। ध्यान देना, ये क्यों करी गई? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। ध्यान देना। और इस योजना को किसने प्रारंभ किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? ये अभी केंद्रीय उर्वरक मंत्री हैं, केंद्रीय उर्वरक मंत्री। और इनके पास एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आप लोगों को पता होगा, इनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, याद रखना। ये दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास हैं। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, अंतिम की बात कर रहा है, कौन था? जहांगीर शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम या मोहम्मद शाह? तो अंतिम की बात करें तो ये था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला बादशाह, रंगीला भी कहते थे, रंगीला बादशाह भी कहते थे। ठीक है। अच्छा, मयूर सिंहासन की बात करें तो मयूर सिंहासन का निर्माण ध्यान रखना, निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था शाहजहां ने। इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। ठीक है। और इस पर अंतिम शासक बैठने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। हुआ क्या कि 1739 में नादिर शाह, ये ईरान का था, नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, और अपने साथ मयूर सिंहासन और एक चीज और ध्यान रखना, कोहिनूर हीरा ये अपने साथ ले गया था। ठीक है। तो हमारा सही जवाब है मोहम्मद शाह, ये अंतिम शासक थे मयूर सिंहासन पर बैठने वाले। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। दल बदल विरोधी कानून ये पारित हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। एक 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। तब इसमें एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। इसी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया, ये भी ध्यान देना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1985। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, बहुत उपयोगी हैं, ध्यान देना इनको। यही ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? ये किसका था? सेल्यूकस का, चंद्रगुप्त मौर्य का, मीनांडर का या अशोक का? तो जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस का राजदूत था, और ये आया किसके समय में था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये आया था 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक, 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। ये ध्यान देना, भारत में रहा। एक इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम बताइए उसका, कौन सी है? एक बहुत चर्चित पुस्तक है, क्या नाम है उसका? इंडिका इसकी पुस्तक। इस पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का उल्लेख किससे मिलता है? इंडिका से। ये स्रोत है इतिहास का, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी इसी से मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है?
सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या महात्मा गांधी को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ध्यान देना, इन्होंने 1930 में इन्होंने क्या किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन्होंने 1930 में एक संगठन बनाया था, वो बहुत पूछा जाता है पेपर में, वो जरूर ध्यान रखना। संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार ये नामक संगठन इन्होंने बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। एक क्वेश्चन और इनसे बनता है, इनको भारत रत्न मिला था, कब मिलाया था? 1986 में भारत रत्न, ये भी ध्यान रखना, इनको भारत रत्न मिला था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी, तो ये कौन थे? पहले विदेशी की अगर बात करी जाए तो ये किस देश के थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये थे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो ये 4-5 फैक्ट हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? बात करें उत्पादक की, तो उत्पादक में सबसे पहला राज्य है, नाम है छत्तीसगढ़ का। कौन सा राज्य है? उत्पादन। ये ध्यान रखना, ये बात कर रहा है उत्पादन में। उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़। लेकिन बात अगर भंडार की हो, तो भंडार की बात हो तो फिर आंसर होगा हमारा झारखंड। भंडार, सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। भारत के कुल कोयले का लगभग 22% अकेले छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है, लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली ये शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होगा, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, ये है तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। असम का क्या है बताइए? असम का है सत्रिया, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये करी गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002। कौन से सन में ये हुआ? 2002। सन कई बार पूछा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002। इसका अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद भी याद रखना। कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 21A या 21 का, ये अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी, क्या नाम है इसका? बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। इसका नाम है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ हुआ? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, करंट का क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए इसलिए रखा क्योंकि ये पहली बार भारत में हुआ। कहाँ हुआ इसका आयोजन? भारत में, इसलिए ध्यान देना। आगे चलते हैं। पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप हमें ये बताइए पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की पावर को नापा जाता है। अब पूछा है कि अम्लीय विलयन की, तो ध्यान देना, यहाँ से सब क्लियर हो जाएंगे। अगर पीएच मान 7 हो तो उसको कहते हैं उदासीन। लेकिन अगर 7 से अधिक है, अधिक 7 से, तो क्या हो जाएगा? वो 7 से अधिक हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। और 7 से कम हो तो 7 से कम तो हो जाएगा अम्लीय। जैसे
आपने पढ़ा होगा मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 ये होता है। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो यानी कि मनुष्य का रक्त क्या होगा, क्षारीय होगा, ध्यान देना। और अगर 7 होता तो उदासीन होता, और 7 से कम होता तो अम्लीय होता। तो ये भी ध्यान रखना, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अगला प्रश्न, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी पर वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। मतलब ये पूछ रहा है कि प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। अब इनका महत्वपूर्ण है प्रतिशत याद रखना, ये कितनी है, 78% लगभग, ठीक है, 78%। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है, दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, ये लगभग कितनी है, ये है 21%, ठीक है। अब दो ध्यान रखना, इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है आर्गन, आर्गन, और इसका परसेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 0.93%। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, और इसका प्रतिशत कितना है, 0.03%। ध्यान देना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर पर तुम्हारी ये है, दूसरे पर ये है, और तीसरी सर्वाधिक कौन सी है, आर्गन, और चौथी सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों क्रम ध्यान रखना, और परसेंट इनका बहुत पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिमनद, हिमनद के निक्षेप को क्या कहा जाता है, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा या हिमडोल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजकल ये प्रश्न कई एग्जामों में देखा गया है। तो आपको हम एक डायग्राम के तहत समझाते हैं, समझिएगा। जैसे कोई ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, एक होती है हिमरेखा, जैसे मान के चलो ये हिमरेखा हो गई, इसको क्या कहेंगे हम, हिमरेखा, हिमरेखा। हिमरेखा का मतलब क्या होता है, इस रेखा के अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बर्फ होगी, बर्फ जमी होगी, और इसके नीचे जाएंगे तो बर्फ नहीं होगी, वो बर्फ पिघल जाएगी। इसकी ऊंचाई होती है, भारत में कितनी ऊंचाई है इसकी औसतन, अलग अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन भारत में 4250 मीटर है औसत। 4250 मीटर की ऊंचाई से हिमरेखा शुरू होती है। हिमरेखा के ऊपर अगर हम जाएंगे, हिमरेखा के ऊपर जाएंगे तो यहाँ बर्फ जमी होती है, यहाँ पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, यहाँ बर्फ जमी होती है। अब होता क्या है कि यही बर्फ फिसल के या मतलब घसीट के यहाँ नीचे आ जाती है, यहाँ फिसल के अगर नीचे आ जाती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा, बहुत सारा निक्षेप लेकर आती है। जैसे बहुत सारा मलबा निक्षेप लेकर ये बहुत सारा इसने इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। अब हिमरेखा के नीचे आ गई बर्फ, तो बर्फ तो पिघल जाएगी, बर्फ तो पिघल के पानी बन के निकल जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा बाद में ये जो निक्षेप है, ये जो निक्षेप है, यही पूछ रहा है कि ये जो निक्षेप है इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है हिमोड। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहते हैं हम हिमोड, हिमोड, ध्यान रखना, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये ध्यान रखना, हिमरेखा की ऊंचाई, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन, ये भी महत्वपूर्ण है, करंट का प्रश्न है। ऑपरेशन कन्वेंशन किस राज्य ने चलाया है, तो अभी हाल ही में ऑपरेशन कन्वेंशन चलाया है उत्तर प्रदेश ने, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ने ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत जैसे गौ हत्या है, बलात्कार है, हत्या है, इनके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने, गिरफ्तार करने और उनको सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन चलाया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देखते हैं, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं, जिसमें कई सारे लोग कार्यरत होते हैं फिर भी उत्पादन कम होता है। मतलब बहुत सारे लोग जिस कार्य में लगे होते हैं लेकिन उत्पादन कम होता है या सीमित होता है। जैसे इस तरह की बेरोजगारी कहाँ मिलती है, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 10 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है और हो तुम 4 भाई,
4 भाई, और चारों भाई इसी 10 बीघा खेत में काम कर रहे हो। ध्यान देना, चारों भाई इसी 10 बीघा खेत में काम कर रहे हो, ठीक है। जबकि ये 10 बीघा खेत को एक या दो, एक ही लोग कर सकते थे या 2 लोग कर सकते थे, एक या 2 लोग कर सकते थे, है ना। लेकिन लगे हैं 4 लोग। उत्पादन 10 बीघा का अंतर नहीं पड़ेगा, अगर 4 लोग मिलके करेंगे या 1 या 2 अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। इसी को, ये बेरोजगारी है एक तरह की, इसमें एक्स्ट्रा लगे ना 2-3 लोग, है ना, तो ये एक तरह की बेरोजगारी है। तो इसी बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देती। देखने में तो लगता है कि चारों भाई कर तो रहे हैं खेती, लेकिन असल में ये खेती नहीं कर रहे हैं, वो बेरोजगार बैठे हैं कुछ उसमें, और इस बेरोजगारी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, और ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है अधिकतर। अगला प्रश्न, किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं? बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री किसके सम्मुख लेते हैं? वो राज्यपाल के सम्मुख नहीं लेते हैं, याद रखना। वो किसके सम्मुख लेते हैं? दिल्ली के उपराज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। तो सही आंसर है हमारा दिल्ली के उपराज्यपाल के सम्मुख। इसी को क्या कहते हैं? दिल्ली का प्रशासक। इसी को दिल्ली का प्रशासक कहते हैं, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो सही जवाब हमारा होगा दिल्ली के उपराज्यपाल। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मास्टरदा एक उपनाम था, इनमें से बताना है किसको मास्टरदा कहते थे? बिपिन चंद्र पाल को, सूरसेन को, चंद्रशेखर आजाद को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो मास्टरदा कहा जाता था सूरसेन को, ध्यान रखना, सूरसेन को मास्टरदा कहा जाता है। इन्होंने एक संगठन बनाया था 1930 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1930 में इन्होंने एक संगठन बनाया था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी कि IRA, ये बहुत पूछा जाता है इनके लिए कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने करी थी, या IRA का गठन किसने किया था? तो ध्यान रखना, सूरसेन ने। ये किसने किया था? सूरसेन ने। इनकी एक घटना बहुत चर्चित है, मतलब पूछी जाती है कई बार। इन्होंने 1930 में ही चटगांव में एक शस्त्रागार था। क्या था? शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार लूटा था। चटगांव शस्त्रागार की लूट इन्होंने 1930 में की थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत का विवरण सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया? मतलब ये कह रहा है ये कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें जो भारत का विवरण पहले सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में था, उसको बदलकर सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। मतलब कौन से नए शब्द मिले यहाँ से, ये ध्यान रखना, कौन से नए शब्द मिले? एक तो समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष। मूल संविधान में सिर्फ ये 3 शब्द थे, और फिर एक संविधान संशोधन किया गया, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को और जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया? प्रस्तावना में। ये भी ध्यान रखना। तो वो संविधान संशोधन कौन था, ये पूछा है। तो वो संविधान संशोधन था 42वां। कौन था? 42वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1976 में। ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द जोड़े गए, ध्यान देना। और एक चीज ध्यान रखना, प्रस्तावना में मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ, मात्र एक बार संशोधन।
एक बार संशोधन। ये भी कई बार पूछा जाता है, बताइए प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हुआ, तो मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और उसमें ये दोनों शब्द जोड़े गए थे बस। इसके बाद कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताना है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई या सोनभद्र। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ये याद रखना। और इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना 7680 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और इसका एक चीज और पूछी जाती है, लखीमपुर खीरी किस मंडल में आता है? तो ये लखनऊ मंडल का है, लखनऊ मंडल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा होगा? कम क्षेत्रफल, तो वो है हापुड़। और हापुड़ का क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। और हापुड़ भी लखनऊ मंडल में ही आता है, ये भी ध्यान रखना। हापुड़ किस मंडल का है? लखनऊ मंडल का। दोनों चीजें ध्यान रखना, मंडल पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा। ये क्या है? मुद्रा। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी करने का, 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है, ये पूछ रहा है भारतीय मुद्रा में। तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, या उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, सीधी बात ये पूछ रहा है। तो 1 रुपए के नोट पर किसके होते हैं? 1 रुपए पर होते हैं वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के। लेकिन 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक, 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। ये भी पूछा जाता है। तो हमसे पूछा है 1 रुपए के नोट पर, तो कहाँ है? वित्त सचिव, ऑप्शन बी, भारत के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव, ये हो गया। और पूछता 2 से 2000 तो हो जाता आरबीआई के गवर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश, ये महत्वपूर्ण है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का सदस्य नहीं है? तो ध्यान देना, इसमें 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इनके बारे में। इनमें से 3 दे देंगे जो इसके सदस्य हैं, एक ऐसा दे देंगे जो इसका सदस्य नहीं है। तो एक बार आप 8 के नाम एकदम लिख लीजिए, और 1-2 बार देखेंगे, हमेशा के लिए ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो 8 के हम नाम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले भारत, फिर पाकिस्तान, ध्यान देना, फिर है चीन, और फिर है रूस। ये हो गए 4। ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब याद कहाँ करना है? यहाँ। 5वां है कजाकिस्तान, और फिर है तजाकिस्तान, ठीक है। फिर है उज्बेकिस्तान, और लास्ट है किर्गिस्तान। ये याद रखना। देखो ये आसान है, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस। अब तजा और तजा ये ध्यान रखना, 2 ये हैं, एक है उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। इन दोनों को याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा सब। और ये जहाँ नोट किए वहाँ एक पॉइंट और लिख लेना, अफगानिस्तान नहीं है, बड़ी लाइन में लिख लें, नहीं है, क्योंकि कॉमन प्रश्न बनता है। इनमें श्रीलंका दिया है, श्रीलंका नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर श्रीलंका की जगह अफगानिस्तान जब दे देते हैं ऑप्शन में, तब बहुत कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी जो लास्ट का जो शब्द है ना, स्तान, ये सब कॉमन 5 देशों में मिलता है। इसलिए अगर अफगानिस्तान जब ऑप्शन में होता है
तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए जहाँ ये नोट किए हैं वहाँ पे ये भी नोट कर लेना कि अफगानिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तापमान पर ठोस पिघल का द्रव्य बन जाता है? ठोस पिघल का द्रव्य बन जाता है, उसको वो कहते हैं हम गलनांक। उसको क्या कहते हैं? गलनांक। बाष्पीकरण क्या होता है? जब पानी गर्म होकर वायुमंडल में मतलब वाष्प बन के उड़ने लगता है, तब वो कौन सी प्रक्रिया होती है? बाष्पीकरण। तब होता है बाष्पीकरण। या सदलेपन, ये भी महत्वपूर्ण है। लोहे पर जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना, इसको कहते हैं यशत लेपन। ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो जादू टोना वशीकरण, इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में प्रार्थना और स्तुतियाँ। ध्यान रखना, ये जल्दी थोड़ी कर लो, काफी समय हो रहा है। प्रार्थना और स्तुतियाँ। यजुर्वेद में क्या है? आयुर्वेदिक सिद्धांतों के बारे में। और सामवेद में क्या है? संगीत के बारे में। ध्यान देना, क्या है? संगीत के बारे में, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? ये रचना है कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। और कालिदास किसके दरबार में थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। एक चीज और कालिदास के बारे में याद रखना, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन मिला? तो ध्यान देना, गुप्त काल में संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या हिंदी। तो गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी। ध्यान रखना, पूछा जाता है गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन थी? गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी। गुप्त काल में साहित्य संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे और शिक्षा भी संस्कृत भाषा में दी जाती थी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून के अधिक प्रभाव पड़ता है? मतलब प्रत्यावर्ती मानसून, इसको हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये भी ध्यान रखना। इसको प्रत्यावर्ती मानसून भी कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है और उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। तो बताना है कि इस मानसून से किस स्टेट में ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखो, ये हमारा दक्षिण भारत है। ध्यान देना, ये हमारा दक्षिण भारत है। यहाँ पे है केरल और ये रीजन है तमिलनाडु का। तो जब मानसून वापस आता है उत्तर पूर्व से, ये दिशा यहाँ से देखो, ये हो जाएगा पूर्व, ये उत्तर, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो मानसून जब इस दिशा से आता है, सबसे ज़्यादा लौटता हुआ मानसून, जो मानसून जून जुलाई में यहाँ से केरल से जाता है, केरल से होते हुए, ठीक है, यही अक्टूबर नवंबर में वापस आता है और ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में करता है। और इसकी समय याद रखना, ये कब आता है? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्टेट में होती है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? एक होता है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट।
कार्बोनेट, ये ध्यान रखना। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है धोबन सोडा। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, धोबन सोडा दे देंगे, पूछेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम हो जाएगा धोबन सोडा, क्योंकि ये व्यापारिक नाम है और ये रासायनिक नाम है। और यहाँ पे ये हमने रासायनिक नाम लिखा है, इसका व्यापारिक नाम क्या होगा, ये है धोने का सोडा और ये होगा खाने का सोडा, खाने का सोडा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक और दिया गया है कास्टिक सोडा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कास्टिक सोडा का ये तो व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम आप लोगों को बताना है। तो बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए कमेंट में बताना क्या होता है, बता देते हैं हम। इसका रासायनिक नाम होता है, इसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, कैप्टन कुक ने या मैगलन ने। तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। कब करी थी, 1492 ईस्वी में, ध्यान देना। वास्को डी गामा ने तो भारत की खोज की थी, इसने किसकी की थी, ये भी पूछा जाता है, भारत की खोज। कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। अब एक चीज पूछी जाती है कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, तो एक यात्री थे इटली के समुद्री यात्री, और इनका नाम था, ये ध्यान रखना, अमेरिगो वेस्पूची, ये इनका नाम था। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, जिनका नाम जो अमेरिगो था ना, इसी से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, ये भी कई बार पूछा गया है। और ये इटली के यात्री अमेरिका कब गए थे, ये गए थे 1502 ईस्वी में। कब गए थे, 1502 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, इनकी खोज की थी सबको पता है, कब, विलियम हार्वे, और सन ध्यान रखना बस इनका 1628 में। थोड़ा जल्दी चलेंगे, तो इन्होंने की थी 1628 में। ये नाम याद रखो, बैक्समैन, ये कौन थे, ये अमेरिकी आविष्कारक थे, और इनको सन 1952 में कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल। 1952 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने खोज करी थी फल, सब्जी और जो बीज होते हैं उनमें कीटाणुओं को रोकथाम के लिए एक डिवाइस, इन्होंने एक उपकरण विकसित किया था, ध्यान रखना, जो बेसमैन थे। और ये भी हैनीमैन, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने की थी होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कहा जाता है इनको, का जनक, ये ध्यान रखना, हैनीमैन। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में कुंवर सिंह किस स्थान पर विद्रोह किया, कुंवर सिंह ने 1857 में। कुंवर सिंह ये राजा थे, कहाँ के राजा थे, ये राजा थे, इनकी रियासत का नाम बताइए, कुंवर सिंह की रियासत का नाम क्या है बताए, ये बिहार के आरा जो जिला है ना, वहाँ के राजा थे कुंवर सिंह, और उन्होंने यहीं पर अपना विद्रोह किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत, ध्यान देना ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पंचायत की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, मालदीव। तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है नेपाल की संसद को, मतलब अपने यहाँ जो संसद है, ऐसे ही नेपाल में जो संसद है उसको संसद नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय पंचायत। और बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसकी संसद को कहा जाता है जातीय संसद, ये ध्यान रखना। और फ्रांस की संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली,
ये ध्यान रखना। फ्रांस की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद को भी कहते हैं और नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद को भी कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को भी नेशनल असेंबली कहते हैं। मालदीव की कई बार परीक्षा में पूछी गई, बताइए इसकी संसद को क्या कहते हैं? कई बार पूछी गई है, मजलिस। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक तो मालदीव की संसद है, पाकिस्तान की संसद है, और ये भी याद रखना बांग्लादेश की संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है तंजेश्वर, तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजन चोल ने, कुलोतुक चोल ने या राजराज चोल ने? तो इसका निर्माण कराया था राजराज चोल ने। इसीलिए इस मंदिर का एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम क्या है? राजराजेश्वर, राजराजेश्वर मंदिर, याद रखना। और इसका निर्माण कब हुआ था बताइए? इसका निर्माण हुआ था 1001 ईस्वी से लेके 1010 ईस्वी तक, इसके बीच में, ठीक है। और ये शिव मंदिर है, ये भी कई बार पूछा गया है कि जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ध्यान रखना ये शिव मंदिर है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न पूछ रहा है कामागाटा मारू क्या था? तो ध्यान देना, कामागाटा मारू एक जहाज था जो कनाडा की यात्रा पर निकला था। ये निकला था 1914 में। कब निकला था? 1914 में। इसमें 376 भारतीय थे, भारतीय 376। कई बार संख्या पूछी गई है और सन, ये दोनों ध्यान रखना। 376 भारतीयों को लेके ये कनाडा की यात्रा पर निकला। हुआ क्या, जब ये कनाडा पहुंचा तो वहां पे अंग्रेजों ने इसको बंदरगाह पे उतरने नहीं दिया, ठीक है, और वहां पे फायरिंग कर दी, फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 20 भारतीयों की मृत्यु हो गई, 20 भारतीयों की मृत्यु हो गई। इसी घटना से भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को और हवा मिली, मतलब और ज़्यादा भारत की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो और तेज हो गई। तो हमें बताना है कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ जलपोत या जहाज। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये था हमारा आज का सेशन। आशा करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न थे और आपके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलिए आपकी पुलिस की परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए निसंकोच बेहतरीन तरीके से आराम से अपनी तैयारी बनाए रखिए और क्लास को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इसी के साथ आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।